हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्विक रिवीजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इसको हम बेसिक से इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या है कि ये बेस्ड है इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1890 पे, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो इसकी प्रोविजंस हैं वो पहले कहां पे थी, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थी, सेक्शन 239 टू 266 एंड चैप्टर था 11। उसके बाद आता है कि ये केम इनटू फोर्स कब हुआ, 1 अक्टूबर 1932 को ये फोर्स में आया। बट इसका एक सेक्शन था जो फोर्स में नहीं आया था तब, वो था सेक्शन 69। वो कब फोर्स में आया, वो आया फोर्स में 1 अक्टूबर 1933 में। इसके टोटल चैप्टर्स हैं 8, सेक्शंस हैं 74, 2 इसके शेड्यूल हैं, बट इसमें से एक जो शेड्यूल है वो रिपील हो चुका है। अभी आता है इसकी चैप्टराइजेशन कि इसको कैसे डिवाइड किया गया है। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो सभी एक्ट्स में सेम ही होता है, दैट इज प्रीलिमिनरी। जो बेसिक सी चीजें हैं वो इसमें दी हुई हैं प्रीलिमिनरी में, दैट इज सेक्शन 1 to 3। फिर चैप्टर 2 है इसका, उसमें हम डील करेंगे नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। 4 to 8 सेक्शन है वो इसके बारे में डील करता है। उसके बाद आता है इसका चैप्टर 3, उसने बताया हुआ रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, जो उनके एक दूसरे के साथ रिलेशंस होंगे उसके बारे में बताया गया है चैप्टर 3 में, और इसके सेक्शंस हैं 9 to 17। फिर आएगा चैप्टर 4, चैप्टर 4 में उनके रिलेशंस को बताया गया है थर्ड पार्टीज के साथ, उसके साथ है सेक्शन 18 to 30 तक। फिर आता है चैप्टर 5, वो है इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स, दैट इज सेक्शन 31 to 38। फिर आता है चैप्टर 6, उसमें है डेसोल्यूशन ऑफ फर्म, दैट इज सेक्शन 39 to 55। फिर आता है चैप्टर 7, उसमें दिया गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स 56 to 71, जिसमें सेक्शन 69 भी कवर होता है, जिसमें बताया गया है नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के उसके क्या कंसीक्वेंसेस होंगे। फिर आता है चैप्टर 8, इसमें बताया गया सप्लीमेंटल 72 to 74 सेक्शन डील करते हैं। फिर 2 शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल डील करता है मैक्सिमम फीस के साथ, जो सेकंड शेड्यूल है वो रिपील हो चुका है। एंड ये एक्ट नॉट एग्जॉस्टिव है। रीजन इसका क्या है, क्योंकि जो प्रोविजंस पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दी गई वो हम कहां से लेते हैं, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेते हैं। तो ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इट मींस के पार्टनरशिप एक्ट में ही सारी प्रोविजंस नहीं दी गई हैं। क्लियर है? तो अभी चलते हैं कि हमारा एक्ट अभी क्या बात कर रहा है। तो इसको हम सेक्शन वाइज पढ़ते हैं, क्विक से रिवीजन करेंगे इसकी हम। तो चैप्टर 1 है दैट इज प्रीलिमिनरी, ये बात करता है, फर्स्ट जो इसका सेक्शन है वो बताता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो इस एक्ट को हम क्या कहते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एंड इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। 2019 से पहले क्या था कि इट वाज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। 2019 के अमेंडमेंट के बाद इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। केम इनटू फोर्स हम कर चुके हैं, 1932 को आया था, बट जो सेक्शन 69 था वो 33 में आया था। इसमें से हमारा प्री का क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 2, जिसको हम बोलते हैं डेफिनेशन क्लॉज। तो जो इसकी डेफिनेशन क्लॉज है उसमें सबसे पहली है ए क्लॉज है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, 2A को एक्ट ऑफ द फर्म, ए से एक्ट बढ़ता है और ए से ही ये डेफिनेशन है। तो एक्ट ऑफ द फर्म कहते क्या होगा, तो एक्ट ऑफ द फर्म मींस एन एक्ट और ओमिशन। तो एक्ट भी इंक्लूडेड है इसमें और ओमिशन भी इंक्लूडेड है। बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनी पार्टनर और एजेंट ऑफ द फर्म। तो कौन कर सकते हैं एक्ट और ओमिशन, या तो कहते ऑल द पार्टनर्स करेंगे, या कोई भी पार्टनर कर सकता है, अगर 4 पार्टनर्स हैं उनमें से एक पार्टनर कर सकता है, या फिर अगर उनका कोई एजेंट है। तो 3 पर्सन हो गए, ऑल द पार्टनर्स, एनी ऑफ वन और एजेंट ऑफ द फर्म। तो अगर वो कोई एक्ट और ओमिशन करते हैं तो उसको एक्ट ऑफ द फर्म ही माना जाएगा। फिर सेकेंड आती है इसकी बिजनेस। बिजनेस बी से ही बिजनेस है, तो इसको दिया भी 2B में ही हुआ है। तो बिजनेस में कहते क्या होता है, ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। तो इसमें वर्ड दिया गया है इंक्लूड्स, इट मींस ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। तो बिजनेस है ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, TOP करके आप इसको याद कर सकते हैं। बिजनेस, टॉप बिजनेस, T फॉर ट्रेड, O फॉर ऑक्यूपेशन, P फॉर प्रोफेशन। फिर आती है थर्ड डेफिनेशन, दैट इज C क्लॉज में दी गई है प्रिस्क्राइब्ड।
प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है, जो भी रूल्स दिए गए हैं इस एक्ट में तो वो है प्रिस्क्राइब्ड। डी क्लॉज है वो डील कर रही है थर्ड पार्टी से, तो कहते हैं थर्ड पार्टी कौन होगी, तो कहते हैं पार्टनरशिप फर्म के रिलेटेड जो थर्ड पार्टी है वो होगी कोई भी पर्सन जो पार्ट ऑफ द फर्म नहीं है, दैट इज नॉट पार्टनर इन द फर्म, वो थर्ड पार्टी मानी जाएगी। लास्ट है इसमें ई फॉर एक्सप्रेशंस, तो कहते हैं जो एक्सप्रेशंस यहाँ पे यूज किए गए हैं बट वो डिफाइन नहीं किए गए, तो उनकी डेफिनेशन हम कहां से लेंगे, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 3। सेक्शन 3 बात कर रहा है एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872। तो कहते हैं एक्ट 9 ऑफ 1872 कौन सा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कहते हैं जो भी प्रोविजंस हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली अभी भी अप्लाई होंगी टू द फर्म्स अगर वो कोई भी इनकंसिस्टेंट नहीं है विद दिस एक्ट। अगर कोई इनकंसिस्टेंट है पार्टनरशिप एक्ट के साथ फिर वो एप्लीकेबल नहीं होगी। चैप्टर 1 हो गया हमारा, तो अभी आता है चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 डील करता है नेचर ऑफ पार्टनरशिप के साथ। सेक्शंस हैं इसमें 4 to 8 तक। तो सबसे पहले करते हैं सेक्शन 4। इसमें बताया गया है डेफिनेशन के बारे में। वैसे हम डेफिनेशन कर चुके हैं सेक्शन 2 में, बट वहां पे कहीं पे भी पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म और फर्म नेम के बारे में उसकी डेफिनेशन नहीं दी है, तो वो बताई गई है सेक्शन 4 में। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। तो कहते हैं पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है ये। रिलेशन मीन्स कि ये जो है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है। बिटवीन पर्संस इट मीन्स के एक से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, इट मीन्स के 2 या 2 से ज्यादा पर्सन है वो एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। Who have agreed to share the profits, एग्रीमेंट होना चाहिए जो कि लॉफुल एग्रीमेंट होना चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, तभी वो एक पार्टनरशिप फर्म बनेगी। टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, जो प्रॉफिट्स हैं वो शेयर करने के लिए उन्होंने एक बिजनेस चलाया है। बिजनेस क्या है, कैरिड ऑन बाय लॉ, इट मीन्स कि उसकी कंटिन्यूटी होनी जरूरी है। बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सारे मिलके काम कर रहे हैं या फिर कोई एक पर्सन उन सबके लिए काम कर रहा है। मान लीजिए 4 पर्सन हैं, अगर उन्होंने पार्टनरशिप फर्म बनाई है, अगर तो चारों काम कर रहे हैं तब भी वो पार्टनरशिप है, अगर 4 में से 2 बंदे काम कर रहे हैं तब भी वो पार्टनरशिप है। बट क्या है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल होना जरूरी है। फिर आता है पार्टनर पर्संस हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स। तो इंडिविजुअली जो पर्संस होंगे जो पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं उनको हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स बोलेंगे। एंड कलेक्टिवली उस चीज को हम बोलते हैं फर्म। 4 बंदे इकट्ठे हैं तो फर्म है, अलग अलग वो क्या है, पार्टनर्स हैं। एंड नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड फर्म नेम। जिस भी नेम पे उनका बिजनेस चलेगा तो उसको हम बोलेंगे फर्म का नेम, फर्म नेम। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 5। ये बताता है पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। इसमें से प्री में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं। तो कहते हैं पार्टनरशिप जो है वो स्टेटस से नहीं होती, वो कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट की जाती है। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस। तो ये सीधी ही एक लाइन आ जाती है कि जो पार्टनरशिप है वो कॉन्ट्रैक्ट, जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उससे ही अराइज होती है, किसी के स्टेटस के साथ वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बनती है। एंड इन पर्टिकुलर क्या है, द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैरिंग ऑन अ फैमिली बिजनेस एज सच और अ बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग बिजनेस एज सच आर नॉट पार्टनर्स इन सच बिजनेस। तो 2 पर्सन इन्होंने स्पेसिफिकली, तो पर्टिकुलरली इन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया है कि ये 2 पर्सन हैं, ये पार्टनर्स नहीं है। कौन कौन है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जो, उनका अगर फैमिली बिजनेस चल रहा है तो वो पार्टनर्स नहीं है। लेकिन है बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ है, ये दोनों भी अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ये भी पार्टनर्स नहीं है बिजनेस में। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 6। सेक्शन 6 बता रहा है मोड ऑफ डिटर्मिनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। तो कहते हैं कि कैसे हम डिटर्मिन करेंगे कि वो पार्टनरशिप है, एग्जिस्टेंस में है कोई पार्टनरशिप फर्म।
in determining whether a group of persons is or is not a firm or whether a person is or is not a partner in a firm, regard shall be had to real relation between the parties as shown by all relevant facts taken together. तो कहते तो टेस्ट कैसे करेंगे कि कोई पार्टनरशिप फर्म है या कोई पर्सन है वो पार्टनर्स आपस में है या नहीं है, वो किस चीज से डिटरमिन होगा? तो उसके लिए हमारे पास टेस्ट है, वो है रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स। जो उनका एक्चुअल में रिलेशन है वो पार्टनरशिप वाला है या फिर ऐसे किसी ने मनी लैंड की है, तो वो चेक करना पड़ेगा। सेकेंडली कहते हैं कि ये सब चीजें हम कहां से चेक करेंगे? जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे उनको हम इकट्ठे देखेंगे, उसके बाद ये रियल रिलेशन है वो पता चलेगा कि वो पार्टनर्स हैं या नहीं है। रियल रिलेशन, ये वर्ड याद रखना है आपने, ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स। तो मोड ऑफ डिटर्मिनिंग ये है रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स। इसमें दो केसेस भी आते हैं, एक मिनट बताते हैं। इसके रिलेटेड पहला केस था ग्रेस वर्सेस स्मिथ। इसमें क्वेश्चन अराइज हुआ था कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसको हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि ये पार्टनरशिप फर्म है। तो उसको डिटरमिन करने के लिए पहले कोर्ट ने क्या डिसाइड किया था कि जो उनका रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स के शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट से ही हम मान लेंगे कि वो पार्टनर्स ऑफ द फर्म है। ये हेल्ड हुआ था ग्रेस वर्सेस स्मिथ में। फिर आया उसके बाद कॉक्स वर्सेस हिकमैन। इसमें कोर्ट ने क्या बोला कि सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट से कोई भी पर्सन है वो पार्टनर इन द फर्म नहीं बन सकता। तो क्या चाहिए हमें कि उसका जो रियल रिलेशन एक टेस्ट है वो करना पड़ेगा। रियल रिलेशन, रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज है वो चेक करेंगे, उसके बाद ही वो पर्सन माना जाएगा कि वो पार्टनर ऑफ द फर्म है या नहीं है। तो कॉक्स वर्सेस हिकमैन है जो वो अभी भी चल रहा है। तो उसी के हिसाब से हमारा ये सेक्शन बना है, सेक्शन 6, जिसमें हमने बात किया है कि रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स होना जरूरी है। इसकी एक्सप्लेनेशंस हैं जो हमें करनी जरूरी है। इसी में आता है एक्सप्लेनेशन 1 में बताया गया है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी बाय पर्संस होल्डिंग अ जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक सच पर्संस पार्टनर्स। तो कहते शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट या फिर ग्रॉस रिटर्न से कोई भी पर्सन पार्टनर ऑफ द फर्म नहीं बन जाएगा। फिर एक्सप्लेनेशन 2 है, ये पर्टिकुलर बताती है कि कौन कौन से पर्सन इन्होंने एक्सक्लूड किए हुए हैं। द रिसीट बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस or of a payment contingent upon the earning of profits or varying with the profits earned by a business does not of itself make him a partner with the persons carrying on the business। तो कहते हैं अगर कोई भी पर्सन है, अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स हैं, दो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, उनमें से कुछ ले रहा है पेमेंट या फिर कोई पेमेंट है वो कंटिजेंट है अपॉन द प्रॉफिट्स, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वो पर्सन क्या है, वो पार्टनर ऑफ द फर्म है। तो दो वर्ड्स याद रखने हैं आपने, रिसीट बाय एनी पर्सन इन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स या फिर पेमेंट जो भी कंटिजेंट है अपॉन द प्रॉफिट्स, तो तब भी कोई पर्सन है वो पार्टनर नहीं बन जाएगा। फिर इन्होंने पर्टिकुलर इंस्टांसेस दे दिए हैं। तो कहते हैं इन पर्टिकुलर फर्स्ट है अगर बाय लैंडर ऑफ मनी टू पर्सन एंगेज्ड और अबाउट टू एंगेज इन एनी बिजनेस। जो लैंडर ऑफ मनी है, जिसने पैसे लैंड किए हैं सो दैट कोई पर्सन है बिजनेस चला सके दो पर्सन मिलके, तो कहते हैं वो लैंडर ऑफ मनी है वो भी पार्टनर नहीं बन जाएगा सिर्फ इस चीज से कि उसने मनी लैंड की हुई है। तो इसके रिलेटेड एक केस था, वो है मोलो मार्च एंड कंपनी वर्सेस कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स। इसमें क्या होता है, एक किंग होता है वो कुछ पर्सन्स को क्या देता है, मनी लैंड कर देता है और बिजनेस में अपना काफी सारा शेयर रख लेता है। उसके बाद जो बिजनेस में प्रॉफिट्स आते हैं कि अंटिल उसकी पेमेंट होगी उसको, जो उसने मनी लैंड की है, तब तक जब तक वो नहीं दी जाएगी तब तक वो क्या करेगा, उसमें से कुछ प्रॉफिट्स भी लेगा बिजनेस में से। तब क्वेश्चन अराइज हुआ कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो किंग है वो पार्टनर है या नहीं। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये जो किंग है दैट इज नॉट पार्टनर ऑफ द फर्म, क्योंकि इंटेंशन ऑफ द पार्टीज वाज नॉट के उसको पार्टनर ऑफ द फर्म बनाया जाए। सिर्फ क्या था कि जब तक उसने जो मनी लैंड की है वो वापस नहीं हो जाती तब तक वो पर्सन क्या रहेगा, पार्टनर ऑफ द फर्म। पार्टनर नहीं कि वो प्रॉफिट्स को शेयर करेगा, तो सिर्फ पार्टनर के जो प्रॉफिट्स हैं वो शेयर करने से वो पार्टनर ऑफ द फर्म नहीं बन जाएगा। सेकेंड है इसमें कि जो सर्वेंट और एजेंट ऑन रेम्यूनरेशन है, अगर
जो पार्टनरशिप फर्म है अगर उसने कोई एजेंट्स रखे हैं या फिर कोई सर्वेंट अपॉइंट किया हुआ है जिसको वो रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, मंथली दे रहे हैं, ईयरली दे रहे हैं, तो कहते हैं वो पर्सन भी पार्टनर ऑफ द फर्म नहीं है, वो सिर्फ एजेंट या सर्वेंट ही है। फिर सी है, इसमें बताया गया कि विडो और चाइल्ड ऑफ डिजीज्ड पार्टनर, अगर कहते हैं एज एन्यूटी, डिजीज पार्टनर अगर कोई पार्टनर्स हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसमें उन्होंने लिख लिया है कि अगर 4 पार्टनर्स हैं कि अगर किसी की भी डेथ हो जाती है तो क्या होगा, उसकी वाइफ या उसका बच्चा उसको प्रॉफिट मिलेगा उस बिजनेस में से। तो वहां उस केस में जो विडो और चाइल्ड है पार्टनर की डेथ के बाद वो पार्टनर्स नहीं बनेंगे, ना विडो ना चाइल्ड, वो सिर्फ क्या ले रहे हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है ये चीज। फिर डी क्लॉज आती है इनकी, इसमें दिया गया है कि बाय प्रीवियस ऑनर और पार्ट ऑनर ऑफ बिजनेस एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल और शेयर देयर ऑफ, अगर किसी ने कहते हैं अपनी गुडविल सेल की है और उसमें से वो कुछ प्रॉफिट्स ले रहा है तो वो पार्टनर नहीं बन जाएगा, तो वो क्या रहेगा, वो बाहर वाला पर्सन ही रहेगा, वो पार्टनर नहीं बनेगा, सिर्फ इसलिए कि गुडविल सेल करने से वो कुछ शेयर्स ले रहा है उस पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस से। ठीक है, डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक द रिसीवर अ पार्टनर विद द पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस, तो ये सब चारों पर्सन है ये पार्टनर ऑफ द फर्म नहीं बनेंगे। तो क्विक रिवीजन, लेंडर ऑफ मनी, सर्वेंट और एजेंट, विडो और चाइल्ड, एंड लास्ट वन इज गुडविल अगर किसी ने सेल की है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 क्या बात कर रहा है, दैट इज पार्टनरशिप एट विल। इसका सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, 8 का भी सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है। तो पार्टनरशिप एट विल कौन सी होती है, वेयर नो प्रोविजन इज मेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स फॉर ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप और फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप। तो कहते हैं अगर पार्टनरशिप फर्म में जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, उन्होंने फर्म बनाई है, उस टाइम पे उन्होंने उसकी ड्यूरेशन नहीं लिखी कि 2 साल के लिए पार्टनरशिप फर्म है, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए, तब भी वो क्या बनेगी, पार्टनरशिप एट विल ही मानी जाएगी। सेकंड कहते हैं कि उन्होंने डिटर्मिनेशन नहीं की कि इसको खत्म कैसे करेंगे पार्टनरशिप को, उन्होंने ये भी कुछ नहीं बताया अपने कॉन्ट्रैक्ट में, तब भी वो पार्टनरशिप बन जाएगी एट विल। तो 2 वर्ड्स याद रखने हैं, जहां पे कोई ड्यूरेशन नहीं है या फिर जहां पे कहीं पे भी कोई डिटर्मिनेशन नहीं की गई है, तो 2 केसेस में क्या होती है, वो पार्टनरशिप एट विल बन जाती है। फिर आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, सेक्शन 8। ये बताता है अ पर्सन में बिकम अ पार्टनर विद अनदर पर्सन इन पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग। तो कहते हैं कोई भी पर्टिकुलर पार्टनरशिप कैसी है, जो एक किसी पर्टिकुलर काम के लिए शुरू की गई है, वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप मानी जाती है। दैट इज पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग। 2 वर्ड्स याद रखने हैं, पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग। तो एडवेंचर क्या हो गया, अगर रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए 2 पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम मिलके ये रोड बनाएंगे, तो वो क्या हो गया, पर्टिकुलर एडवेंचर हो गया। और अंडरटेकिंग, अगर कोई मूवी प्रोड्यूस करनी है किसी पर्सन ने, तो वो प्रोडक्शन का जो काम है, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, जो भी सब काम है एक मूवी के लिए, तो वो क्या बन जाएगी, एक पर्टिकुलर अंडरटेकिंग बन जाएगी। ठीक है, इसके साथ हमारा चैप्टर 2 खत्म।